हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ई कंटेंट हमने डाइसैकेराइड पर लिया था। आज हम लेंगे पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? यह हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हजारों से लाखों के बीच में होता है और यह मोनोसैकेराइड के पॉलीमराइजेशन यानी बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाती हैं, जैसे इनुलिन, स्टार्च एंड सेलुलोज। यह स्वादहीन होते हैं व पानी में अविलेय होते हैं यानी टेस्टलेस और इंसॉल्युबल इन वाटर। इन्हें हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं। हमने शुरू में जब क्लासिफिकेशन बताया था तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा था, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। यह प्लांट्स व एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में यह ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में यह स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में पाए जाते हैं। प्लांट्स स्टार्च और सेल्यूलोज को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। अब हम स्टार्च और सेल्यूलोज में डिफरेंस देखते हैं। यह दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, यानी बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़कर पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। लेकिन क्या फर्क होता है कि यह अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जबकि सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसका मुख्य स्रोत मक्का, गेहूं, चावल व आलू होता है और सेल्यूलोज सेल वॉल का, प्लांट्स के सेल वॉल यानी जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य कंस्टिट्यूएंट होता है। स्टार्च के दो भाग होते हैं, पहले को अल्फा एमाइलोज कहते हैं और दूसरे को बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। सेल्यूलोज का एक ही पार्ट होता है, यानी यह सेल बायोस से बना हुआ होता है। सभी ग्लूकोज यूनिट अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा जुड़ी रहती है। यह लिंकेज होता है C4 C1 कह सकते हैं या C1 C4 कह सकते हैं, क्योंकि सभी यूनिट्स एक सी हैं। अतः C1 C4 या C1 C4 C1 कहा जा सकता है। सभी सेल्यूलोज में सभी ग्लूकोज यूनिट बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। यहां भी हम इसे C1 C4 कह सकते हैं या C4 C1 कह सकते हैं। लेकिन एक और क्या अंतर होता है? जैसा कि हमने बताया कि स्टार्च दो भाग से बना होता है, अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोज। तो अल्फा एमाइलोज का मॉलिक्यूलर वेट 1 × 10⁴ से लेकर 1 × 10⁶ होता है और यह अनब्रांच्ड यूनिट होती है, यानी अशाखित श्रृंखला होती है। यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाती है और इसमें जो सेल बायोस यूनिट होती है यह अनब्रांच्ड ही होती है। बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन को देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 5 × 10⁴ से लेकर 1 × 10⁷ तक होता है। लेकिन ये जो बीटा एमाइलोज है यह ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। सारी जो अशाखित श्रृंखलाएं हैं वो आपस में C1 C6 लिंकेज द्वारा जुड़ी होती है और यह 80 to 90% पार्ट बनाती है। तो आइए पहले हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो देखिए ये वाली हमारी यूनिट है अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है और ये भी अल्फा ग्लूकोज है। हमें कौन सा लिंकेज बनाना है? C4 C1 लिंकेज। तो देखिए ये C4 कार्बन है और ये C1 कार्बन है, तो यहाँ OH होगा, यहाँ OH है, दोनों से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसी तरह से इसका C4
और इसका C1 लेना है हमें। इसी तरह से यहाँ पर C4 और C1 लेना है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि इसमें C4 C1 लिंकेज है। उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। यदि हम इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लिखेंगे C1 C4 लिंकेज। देखिए ये C1 कार्बन है और ये C4 कार्बन है। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने माल्टोज के स्ट्रक्चर में बताया था। अब हम लेते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है। तो देखिए बीटा में OH इस साइड में होगा। देखिए यहां भी OH लेफ्ट साइड में दिखाया है, यहां भी लेफ्ट साइड में दिखाया है। तो यहां देखिए C4 C1 लिंकेज। इसी तरह से इसका C4 और इसका C1, इसका C4 और इसका C1। हम बीटा ग्लूकोज को हॉवर्थ स्ट्रक्चर के रूप में कैसे दिखाएंगे? बीटा है तो C1 पर OH ऊपर होगा। यहां एक बात ध्यान दीजिए, हमने ये वाली बात पहले भी बताई थी, क्योंकि हमने यहां ये ऊपर, यहां पर वैसे C4 पर क्या होता है? H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। यदि हम OH को ऊपर लिखना चाहते हैं तो हमें क्या होगा? इस रिंग को पलटना होगा। देखिए यहां O ऊपर है तो इस रिंग में O नीचे है। तो ऐसा करने में क्या करना होगा आपको? सभी ग्रुप्स को पलटना होगा। यहां नंबरिंग आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के रूप में की है। जब हम रिंग को पलटेंगे, यानी इस ऑक्सीजन को यहां से यहां ले आए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरह से रिंग पलट जाएगी। और रिंग पलटते समय हमने आपको बताया है क्या होता है? सभी ग्रुप्स रिवर्स हो जाते हैं। जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा। इस तरह से यहां पर देखिए ये रिंग ऊपर बनेगी। अब देखिए ये क्या था? वैसे बीटा ग्लूकोज था, तो होना तो क्या चाहिए? OH ऊपर होना चाहिए और H नीचे होना चाहिए। लेकिन हमने इस रिंग को पलट दिया है, अतः C1 कार्बन पर H ऊपर और OH नीचे होगा। तो ये रिंग इस तरह से बनेगी, यानी एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है। हमने बताया था कि स्टार्च का दूसरा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन या बीटा ग्लूकोज। तो देखिए ये रिंग तो हमारी सीधी होती है, एक ये रिंग हो गई और एक ये हमारी चेन हो गई। ये दोनों चेन आपस में C1 C6 लिंकेज से जुड़ी होती है। ये देखिए C1 कार्बन है और ये C6 कार्बन है, CH2OH का। तो इस तरह से इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन और आता है 1 नंबर का कभी कभी, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज का स्ट्रक्चर फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर लिखते हैं, HOH 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 और CH2OH तो हमने आपको वैसे ही बताया कि इसी तरह से लिखा जाता है। यह है राइबोज का स्ट्रक्चर। हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, तो ऊपर CHO HOH 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 और नीचे CH2OH। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क होता है? C2 कार्बन पर फर्क होता है। C2 कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल गई। तो यहां पर आपको OH नहीं लिखना, सिर्फ H लिखना है। बस इन दोनों में ये अंतर होता है। यहां पर देखिए हमने C2 कार्बन पर H और H ही बनाया है। तो कभी कभी इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट यूनिट से 5th यूनिट, जिसमें हम लेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। थैंक यू।